बाबा हमें इस राजमहल का काम छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहिए। अगर इस गांव में काम ना मिले तो हमें किसी और गांव में जाकर काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि राजा हमारे काम के बदले में बहुत कम अनाज देता है। इतने कम अनाज से हमारा पेट कभी भरता ही नहीं। हम हमेशा भूखे रहते हैं बाबा। भूखे रहने की वजह से बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हमें ठीक से खाना ही नहीं मिले तो हम काम कैसे करेंगे? तूने बुरा नहीं कहा। खाली पेट रहने की वजह से मैं भी बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब सर झुकाने लगता हूँ। बेटा, कभी कभी तो मेरी आंखें के सामने अंधेरा छा जाता है। शरीर में तरह तरह की तकलीफें लगे हैं, लेकिन बेटा हम राजा का काम छोड़ ही नहीं सकते। अगर हमने काम छोड़ दिया और दूसरे गांव में काम करने चले गए तो राजा हमें ढूंढकर पकड़ लेगा और उम्र भर के लिए कारागार में डाल देगा। इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा कि चुपचाप राजा का काम करते रहें। अब तो अपने दिमाग से काम छोड़ने का विचार निकाल दे। जा जंगल से लकड़ी ले आ, तब तक जल्दी से खाना बना लेता हूँ। अब्बा नरेश, तुम तो अपने जिंदगी में बहुत कष्ट सह लिए। अब और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में भी तुम्हें सुख नहीं मिला। तुम्हारे बेटे की शादी की भी उम्र हो गई है, फिर तुमने उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी क्यों नहीं की? और अगर घर में बहू आ जाएगी ना तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घर का काम नहीं करना पड़ेगा। दिन भर तुम दोनों राजमहल में बहुत मेहनत करते हो। शाम को आकर फिर खाना बनाते हो। अगर घर में बहू होगी तो तुम्हें इन झंझटों में मुक्ति मिल जाएगी। और के बाद सुनकर मोहन भी लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। मोहन के जंगल जाने के बाद उनके घर में एक बूढ़ी औरत आती है और वो महज से कहता है, हो गया और तुमने ये बात किसी को क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे तो बिल्कुल भी खबर भी नहीं दी। ये सब बात तो तुमने क्यों छुपाया? महेश, बूढ़ी माँ, सच बताऊं तो गांव वाले भी नहीं जानते हैं कि मोहन की शादी हो चुकी है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम किसी तरह का बुरा आयोजन कर सके और गांव वालों को खाना खिलाकर बता सके। मेरी बहू और बेटा पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हमने अचानक मंदिर जाकर उन दोनों को विवाह कर दिया। अच्छा ठीक, अब मैं समझ गई। पर बहू कहाँ है? अरे उसे भी बुला कर तो दिखाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सच कहूँ वो अपने पिता के घर में है। क्यों बहू अपने पिता के घर में क्यों रहेगी? अरे तुमने अपने बहू की शादी कर दी और उसे वहीं छोड़ दिया। क्या तुमने अपने बेटे से नहीं कह सकते कि वो अपनी पत्नी को अपने घर ले आओ?
तुम कभी मोहन को भेजो बहू को अपने ससुराल ले आने के लिए। कैसे भेज दूं मोहन को? बूढ़ी माँ दर्दिता ने हमें चारों तरफ से घेर चुका है। हमारे घर में न तो कोई बिस्तर है, न कोई कुर्सी, न घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर बहू बैठ सके या आराम कर सके। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि खाट और बिस्तर खरीद सके। यहाँ तक कि मोहन के अच्छा कपड़ा भी नहीं है। मोहन के अच्छा कपड़ा भी नहीं है जिसे पहनकर वो अपने ससुराल जाकर बहू को ला सके। उसके पास बस 2-4 कपड़े हैं, वो भी गंदे हैं और बहुत पुराने हैं। सोचो बूढ़ी माँ, अगर वो पुराने कपड़े पहनकर अपने ससुराल। अरे वाह महेश, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार मानती थी और तुम तो बहुत भोले और मूर्ख निकले। अरे सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने अपनी बहू को मायके में छोड़ दिया। मैं तो सोच रही थी कि कोई बड़ा झगड़ा या समस्या होगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये कोई बात हुई। अरे पड़ोसी तो हर बात दूसरों को बुराई करते रहते हैं। कुछ लोगों का जन्म भी हुआ है दूसरों को आलोचना करने के लिए। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अरे हाँ, जहाँ तक खाट और कपड़ों की बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बहू को बैठने के लिए कुर्सी और बिस्तर और मोहन के लिए नए नए कपड़े पहनने का इंतजाम, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं और कितने साल जीऊंगी? शायद कुछ ही साल, लेकिन मरने से पहले अगर मैं तुम्हारे परिवार को सुखी देख पाऊंगा तो मेरी आत्मा का बहुत शांति मिलेगी। ये सब कहकर बूढ़ी औरत अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद महेश सोच में पड़ गया। हाँ, बूढ़ी माँ तो ठीक ही कह रही थी, बहू को घर लाना ही चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो हमें भी घर के काम से राहत मिलेगी। लड़की ही तो घर की असली शोभा होती है। और जब हमारी घर में होगी, ये घर को भी और सुंदर हो जाएगा। मैं कल ही मोहन को बहू लाने के लिए भेज दूंगा। अगले दिन वही बूढ़ी औरत अपने वचन के अनुसार मोहन के घर खाट और नए कपड़े पहुंचा देती है। शाम के जब मोहन घर आता है और नए नए कपड़े और खाट देखता है, तब वो अपने पिता से कहता है, पापा ये नए नए कपड़े और खाट कहाँ से मिले? बेटा मोहन, ये खाट और कपड़े हमें पास के बूढ़ी माँ ने दी है। लेकिन बाबा, उस बूढ़ी माँ ने हमें खाट और नए कपड़े क्यों दिए? बेटा मोहन, वो खाट तुम्हारी बहू के लिए दी है और ये नए नए कपड़े तुम्हारे लिए। कल तुम ये नए कपड़े पहनकर ससुराल जाओगे और अपनी पत्नी को लेकर आओगे। लेकिन बाबा, हमारे घर की हालत तो ऐसी है जैसे यहाँ इंसान नहीं बल्कि जानवर रहते हैं। अगर स्मृति ने इस घर देखा तो क्या सोचेगी और उसे खाने को क्या देंगे? हमारे पास तो कुछ भी ढंग के नहीं है बाबा। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बहू को हमेशा के लिए उसके मायके में तो नहीं छोड़ सकते ना। आखिर ना किसी दिन उसे इस घर में आना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम कल ही जाकर बहू को अपने साथ लेकर आओ। ठीक है बाबा,
जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। मैं कल जाकर स्मृति को इस घर में ले आऊँगा। अगले ही दिन मोहन उस बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए नए नए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी स्मृति को लाने के लिए ससुराल की ओर निकल पड़ा। ससुराल पहुंचने पर मोहन बहुत प्यार आदर संस्कार दिया गया। उसे अच्छे से खिलाया पिलाया गया। मोहन कुछ दिन वही अपने ससुराल में रहा। कुछ दिन बाद मोहन अपनी पत्नी स्मृति को लेकर अपने घर लौटने लगा। घर पहुंचने पर स्मृति ने देखा कि सारा घर बिखरा हुआ है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। ये क्या किया है हालत रहा है, जैसे कई महीनों से घर की सफाई ही नहीं हुई है। हाँ स्मृति, मुझे पता है घर की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी वजह से तो मैं तुम्हें घर पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा ने बहुत जोर दिया, इसलिए मुझे तुम्हें लाना पड़ा। अगर बाबा जोर न डालते तो मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिनों के बाद ही लाता। इतना कहते ही कमरे में मोहन के पिता महेश आ जाते हैं। अरे बहू, तुम आ गई। तुम्हारे आते ही तो लग रहा है कि घर की शोभा कई गुना बढ़ गई है। अगर घर में कोई स्त्री न हो तो वो घर कभी घर जैसा नहीं लगता। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हमें घर को थोड़ा साफ सुथरा करना चाहिए। घर की जो हालत है, अगर गांव वाले यहाँ आएंगे तो देखकर छी छी करेंगे। साफ सफाई तो बाद में भी हो जाएगी। पहले तू चल मेरे साथ राजमहल। राजा तुझे कई दिनों से लगातार बुला रहे हैं। मैं रोज